डियर साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार GW में। तो डियर साथियों, आज जो है ना, देखो हमने पिछली वीडियो में है ना जो डी और एफ ब्लॉक है ना स्टार्ट किया था, उसका बेसिक जाना था, पूरा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लिया था, ठीक है ना। अगर आपने उन चीजों को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख कर आओ पहले, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आनी है ना, समझ में आने वाली है, नहीं तो आपको दिक्कत जाने वाली है, ठीक है ना। इसलिए उस वीडियो को अच्छे से देख लो और फिर इधर आ जाओ और फिर आज जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझो। आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। फिर इसके बाद डी ब्लॉक पढ़ेंगे, पहले पूरा डी ब्लॉक पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो पहले आप हेडिंग डाल दो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, ठीक है ना। तो ये बता दो भाई, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनको डी ब्लॉक के क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्या कारण है। तो मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, एक आपको उपकोष बताए थे चार, एक होता है एस उपकोष, एक होता है पी उपकोष, एक होता है डी उपकोष और एक होता है एफ उपकोष, ठीक है ना। और मैं आपको 11 से ये चीज बताते आ रहा हूं बेटा कि जो ब्लॉक हैं वो उपकोष के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उन्हें एस ब्लॉक कहते हैं, पी में जाता है पी ब्लॉक कहते हैं, डी में जाता है डी ब्लॉक कहते हैं और एफ में जाता है एफ ब्लॉक कहते हैं। तो उपकोष के आधार पर ये ब्लॉक बने हैं। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, ठीक है सर। अब हमने मान लिया कि इनको डी ब्लॉक इसलिए कहते हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, ये मान लिया। लेकिन सर अब हमें ये बताओ इन्हें संक्रमण क्यों कहते हैं, ठीक है। मैं एक हल्की सी पेरियोडिक टेबल बना रहा हूं, हल्की सी बना रहा हूं, ठीक है ना। अब मैंने आपको कल ही बताया था डी ब्लॉक की स्थिति, ये आपका पूरा एस ब्लॉक होता है, ये आपका पूरा पी ब्लॉक होता है और ये आपका डी ब्लॉक होता है, मैंने बताया था। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच रखा गया है, रखा गया ना। अब एस और पी के बीच रखा गया है तो कुछ गुण आ जाते हैं इनके अंदर एस के और कुछ गुण आ जाते हैं इनके अंदर पी के। तो एक दूसरे से फैलने वाले रोग को आपको पता है संक्रमण रोग कहते हैं। जो रोग एक से दूसरे में पहले फैले उन्हें संक्रमण रोग कहते हैं ना। तो ये जो तत्व हैं इनके अंदर कुछ एस के और कुछ पी के गुण आ जाते हैं, तो ये कुछ गुण इनके अंदर फैल जाते हैं, तो इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है ना। तो इन्हें संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका डी उपकोष अपूर्ण होता है। एक बात ये भी याद रखना कि इनको संक्रमण तत्व बोलने का कारण ये भी है कि इनका जो डी उपकोष होता है वो कैसा होता है, अपूर्ण होता है, कभी भी फुल नहीं भरा होता। और जिसका डी फुल भरा होता है वो संक्रमण तत्व नहीं होता। ये भी आप याद रखो बात, है ना। ये भी आप याद रखो कि जिसका डी फुल भरा होता है उसे संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता। तो इनका जो डी उपकोष है वो भैया अपूर्ण होता है या आंशिक पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है या आंशिक पूर्ण होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। और ये एस और पी के बीच में भी रखें इसलिए भी संक्रमण तत्व बोला जाता है ना। तो जिनका डी जो आंशिक पूर्ण होता है, देखो डी इनका क्या होता है, आंशिक पूर्ण। आंशिक पूर्ण होने के कारण क्या होता है बेटा, इसका अन्य तत्वों का इनके अंदर संक्रमण हो जाता है, अन्य तत्व इनके अंदर आ जाते हैं, है ना, आंशिक पूर्ण होने के कारण, ठीक है ना। तो भाई इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं अपन, क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो याद रखना इन्हें संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है। पहला कारण तो यह है कि इन्हें एस और पी के बीच में रखा है, और दूसरा कारण यह है कि इनको भाई इनका जो डी होता है वो आंशिक पूर्ण होता है, कभी भी पूर्ण पूरित नहीं होता। अब आंशिक पूर्ण है इसीलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। और जिसका डी पूर्ण होगा उसको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप अब इस थ्योरी को देख लो, क्या है थ्योरी। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इनका डी उपकोष आंशिक पूर्ण होता है तथा इन्हें एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से बात समझ गए होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, उस बात को आप समझो। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि भाई इसमें लिखना है कि भाई इसका, ठीक है ना, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो याद रखना है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर लिख दे रहा हूं भैया n-1, ठीक है, d 1 से 10,
है ना, 1 से 10। देखो आपको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो n-1 d 1 से 10, और ये जो ns होता है वो होता है 1 से 2, ठीक है ना, 1 से 2। ये आपको बात को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ये आपके ऑब्जेक्ट के काम में भी आएगा कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा कितना होता है, n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। मतलब यहां आपको इस बात को याद रखना है कि भैया जो s है उससे एक पहले कौन भराएगा, एक पहले कौन भराएगा, d भराएगा। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमने कल ही आपको आबाहु नियम के अपवाद पढ़ाए थे, और आबाहु नियम के अपवाद में हमने सीखा था कि भाई जो है ना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, और जब s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है तो d को पहले भरना चाहिए और s को बाद में भरना चाहिए, है ना। तो अब बात के कारण d को पहले भरना चाहिए, s को बाद में भरना चाहिए, तो अब वहां से ये चला सो अब चलता ही गया कि d को अब पहले ही भरने लगे, d को s से पहले ही भरने लगे, मतलब d पहले भराता है और s में बाद में भराता है। अंतिम d वाला, अंतिम d पहले भराता है s से, बस इस बात को याद रखना, ठीक है। तो n-1 मतलब एक पहले भराएगा, जैसे मान के चलो s आपका 5वें नंबर पे भरा रहा है तो d कितने नंबर पे भराएगा, चौथे नंबर पे भराएगा। जैसे s आपका 6वें नंबर पे भरा रहा है तो एक पहले d कितने पे भराएगा, 5 पे भराएगा, मतलब एक पहले भराएगा बस, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है ना। चलो अब ये बातें हो गई। अब भाई जो आपके संक्रमण तत्व हैं ऐसे ही नहीं है, इस संक्रमण तत्वों की कई विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 1, सभी संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। बहुत बढ़िया, बताओ कोई सा भी संक्रमण तत्व ऐसा है जो द्रव अवस्था में, हाँ सर है, कौन, मरकरी पारा। जो आपका मरकरी पारा है मतलब जो Ag है वो द्रव अवस्था में है, तो लिखा है आपने सभी संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, ब्रैकेट में लिखा है पारा द्रव अवस्था में होता है। दूसरा सभी संक्रमण तत्वों जो है ना धातु होते हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं सब धातु हैं, सब क्या है, धातु। बताओ नहीं होते क्या, होते। अब धातु है, ठोस है, तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होंगे, उच्च होंगे, तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं, स्वचालक होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन है ऊष्मा और विद्युत का, तो वो आप लिख लेना, सिल्वर है। ये जो बातें बता रहा हूं ये आप अलग से नोट कर लेना भाई, सबसे अच्छा ऊष्मा और विद्युत का चालक कौन है, सिल्वर है, Ag, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। चलो अगला, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बहुत बढ़िया, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं वो भी आपको कारण बताएंगे, अभी तो आपको एक एक लाइन वन लाइनर में लिख लो आप, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो संक्रमण तत्व है ना, वो रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं, बढ़िया। अब ये धातु है तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं मतलब ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, बढ़िया है सर। ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये इतने सारे गुण आपके सामने, इन सभी गुणों को आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये संक्रमण तत्वों के ये गुण हैं। अब कौन कौन से गुण हैं, अब यहाँ जो गुण दिख रहे हैं ना, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, सभी गुणों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सबको अपन जो है ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली, ठीक है ना। चलो तो ये चीजें हो गई, संक्रमण आपको पता चल गया क्या है, डी ब्लॉक के तत्व पता चल गया क्या है ना, इनकी विशेषताएं आपने देख ली, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देख ली, इनके गुण आपने देख लिए। अब बेटा जो संक्रमण तत्व हैं इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में बेटा, 4। अब वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जरा उनको आप देख लो, हमने आपको कल आपको बताई थी ना। चलो तो पहली संक्रमण श्रेणी कौन सी है, तो भैया पहली आपकी जो संक्रमण श्रेणी है जिसको प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं या 3D बोलते हैं। तो 3D क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D में प्रवेश करता है, इसलिए 3D बोला जाता है, ठीक है। इनको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, दूसरी श्रेणी है वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, इसको 4D बोला जाता है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है, ठीक है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता है, इसलिए 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी। ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में प्रवेश करता है, इसलिए इसको 6D भी बोलते हैं,
है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ये बोला गया है, और वैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय है, ठीक है। अब जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है बेटा, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। आपको पता है, आप अपनी पीरियोडिक टेबल आपने सामने रख के देखो, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D बोलते हैं ना। और ये जो श्रेणी है स्कैंडियम Z21 से प्रारंभ होकर जिंक Z30 पर समाप्त होती है, और इसमें टोटल परमाणु कितने हैं? 10 है। और ये श्रेणी Y इट्रियम Z39, ये इट्रियम है बेटा, क्या है? इट्रियम Z39 से प्रारंभ होकर कैडमियम Z48 पर समाप्त होती है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10। तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, यह श्रेणी लेंथिनम Z57 से प्रारंभ होकर मरकरी Z80 पर समाप्त होती है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह श्रेणी Z89 से प्रारंभ होकर यह श्रेणी एक्टिनियम Z89 से प्रारंभ होकर कॉपर निकम Z112 पर समाप्त होती है। इसमें भी 10 तत्व हैं, तो टोटल तत्व कितने हो गए? 40। टोटल तत्व कितने हो गए? 40। तो ये 4 श्रेणियां जो है ना हमें पढ़नी है, और इन चारों श्रेणियों को बेटा हमें विद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, इलेक्ट्रॉन विन्यास के साथ हमें पढ़ना है इनको बढ़िया, ठीक है। तो एक एक को कंप्लीट करेंगे विद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, ठीक है ना। चलो, तो देखो आप यहाँ पर इतना सा बढ़िया सा लिख सकते हो, यह श्रेणी ऐसा लिख सकते हो, यह श्रेणी स्कैंडियम Z21 से प्रारंभ होकर जिंक Z30 पर समाप्त होती है। इसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे 3D श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतनी सी बातें हैं यहाँ लिख सकते हो। इस श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है ना। तो मेरी बात सुनो, मैंने आपको 4 जो है ना गैसों के बारे में कल बताया था कि इन 4 गैसों को याद रखना। आर्गन, ठीक है, फिर क्या रखना आपको याद? आर्गन के बाद आपको क्रिप्टॉन याद रखना है। क्या रखना है? क्रिप्टॉन। फिर मैंने बोला था जिनोन याद रखना है, और फिर रखना मैंने बोला आरएन, रेडोन रखना है यार, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका आर्गन है, इसको 3D श्रेणी है, इसको आर्गन के रूप में भरते हैं। 4D को आपको क्रिप्टॉन के रूप में भरते हैं, 5D को हम जिनोन के रूप में भरते हैं, और 6D को हम, है ना, आरएन के रूप में भरते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी श्रेणी है? आपकी 3D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? 3D। तो कौन सी गैस में भरेंगे? आर्गन में भरेंगे। किस में भरेंगे? आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है ना, ठीक है। कितना होता है? 18 होता है। इसका कितना होता है? 36। इसका कितना होता है? 54। और इसका कितना होता है? 86। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी परिभाषा तो हो गई, ठीक है। ये शब्द तो आपने लिख लिए। यहाँ पर आप ये जरूर लिखें कि इसका, ठीक है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा हुआ है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? Rn, ठीक है। सॉरी, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका क्या होता है? देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3D में जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3D में जा रहा है। तो अब देखो, D को हम कौन से नंबर पे भर रहे हैं? तीसरे नंबर पे भर रहा है। तो आपको पता है D को एक पहले भरते हैं, S से एक पहले भरते हैं, तो S को कितने पे भरेंगे? 4 पे भरेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। D को जब 3 पे भर रहा है तो S को 4 पे भरेंगे ना, बिल्कुल भरेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भरेंगे। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आर्गन, ठीक है, 3D 1 से 10, ठीक है, और 4s 1 से 2, ठीक है ना, 1 से 2 होता है, ठीक है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। जब आप पेपर में लिखो तो आप या पूरा लिख देना, या फिर आप, मुझे लग रहा है आप पेपर में इतना लिखना, ठीक है ना, इतना लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। 3D 1 से 10, 4s 1 से 2। अब D तो पहले ही भराता है, एक पहले ही भराता है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, तो जब D तीसरे पे भर रहे हैं तो S को तो चौथे पे भरना पड़ेगा ना, क्योंकि D जो है एक S से एक पहले भराता है। देखो, एक पहले है तो ये एक बाद में होगा, ये पहले है तो यहां से जाओ तो बाद में होगा, तो इसको आर्गन के रूप में भरेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अब हम देखो बेटा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ तत्व लिख दिए, यहाँ पर मैं इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर तत्व लिखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ट्रिक बताऊं? साइंस, यह ट्रिक याद रख लेना, मैं एक ही बोलूंगा, साइंस टीचर
विनीता, कृपलानी, मांगे, फ्री, को, निकिल, कॉपर, जिंक। एक बार मैंने अच्छे से बोल दिया, आप इसको 2-3 बार बोलोगे अपने आप से उंगलियों पे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। साइंस टीचर विनीता, कृपलानी, मांगे, फ्री, को, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आपको नाम और संकेत पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं बेटा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है ना। क्या है ये? तो ये आर्गन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ो, क्या भरो? 4s2। तो 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए। अब हमें 21 भरने हैं, तो 21 भरने हैं, तो देखो ये आपका भर गया ना, ये आपका भर गया, ठीक है। तो 20 हो गए, हमें 21 भरना है, तो इसके पहले कौन भराएगा? 3d 1, ठीक है ना। अब हमें बिल्कुल केवल डी को चेंज करना है और आर्गन और एस को बिल्कुल चेंज नहीं करना, लेकिन जहां अब बात लगेगा केवल वहां करेगी, ठीक है। अब यहाँ 22 है, तो ये लिख दो आपका आर्गन, ठीक है, 3d2 4s2 हो गए। इसमें डी में एक से लेकर इसको बढ़ाना है, केवल डी को बढ़ाते जाना है बस, ठीक है ना। तो ये लिखा आपने आर्गन, ठीक है, और ये 3d3 4s2 हो गए 23 इलेक्ट्रॉन। बोलो हो गए कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर हो गए, ठीक है। अब 24 है, 24 है, ये आर्गन भरा गया आपका, ये 3d4 और 4s2। लेकिन सर क्रोमियम में अब बात लगता है, और देखो आप लग भी रहा है बात, एक इलेक्ट्रॉन देने से अर्ध पूरित हो रहा है ना। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब यहाँ आप 5 भरोगे और यहाँ आप कितना भरोगे? 1, क्योंकि इस पर अब बात लगता है, ठीक है ना। चलो इसको याद रखना बेटा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखेंगे, तो देखो ये आपके 25 है, तो ये आर्गन, ठीक है। देखो इसमें 5 भर दी, इसमें देखो पहले तो ये भरो 4s2, 18 और 2 20, 5 भरने ना, तो 3d5, ओके। चलो फिर यहाँ देखो ये आर्गन, ठीक है, 3d6 4s2, ठीक है, ऐसे भरते जाओ, ठीक है, ऐसे भरते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3d7 4s2, ठीक है ना। यहाँ देखो ये आर्गन, ठीक है, 3d8 4s2, ठीक है ना। ये रहा आपका आर्गन, इस पे अब बात लगेगा बेटा, तो 3d10 भराएंगे, इसमें 9 भराती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने से अष्टक पूरा होता है इसका, ठीक है, पूर्ण पूरित हो जाता है। तो इसमें 10 भरेंगे और इसमें भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलो ये आपका आर्गन रहा, और ये आपका 3d10 और 4s2 हो गया ना। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, है ना। तो ये इसकी परिभाषा लिख लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सारी चीजें हो गई आपके पास, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ कमी की तो नहीं रही किसी बात की, है ना। आप बोलोगे सर नहीं रही, ठीक है। तो आपकी ये कौन सी श्रेणी कंप्लीट होती है? 3D श्रेणी होती है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं 4D श्रेणी पर। अच्छा एक और बात सुनो, है ना। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में याद रखो बेटा। ये जो यहाँ पर एक तत्व दिख रहा है स्कैंडियम, एक तत्व दिख रहा है स्कैंडियम। देखो स्कैंडियम के पास सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने? 3। सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके पास, कितने दिख रहा है? सॉरी, सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो ये तो पूर्ण पूरित है, ये भी पूर्ण पूरित है, लेकिन ये पूर्ण पूरित नहीं है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो उससे पहले आपको ये इलेक्ट्रॉन दान कराने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि डी का देखो, डी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कब करेगा? जब डी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब करेगा ना। लेकिन डी से पहले कौन सी कक्षा है? ये वाली कक्षा है। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन दान होंगे, फिर तो इसके होंगे, तो 2 इसके होंगे और 1 इसका होगा। तो ये अलग से आप कहीं नोट करके लिख लो, एकमात्र ऐसा तत्व जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। दर्शाना नहीं था इसको, लेकिन मजबूरी में दर्शा रहा है। देखो अगर डी का 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो 1 ही दर्शाएगा, है ना, कर 1 ही दर्शाएगा। लेकिन उससे पहले ये दान करने पड़ रहा है ना इसको, तो 2 इसके और 1 इसका। तो टोटल ये डी कितने, टोटल स्कैंडियम कितने इलेक्ट्रॉन दान कर देता है? 3। 2 इसके 1 इसके, है ना। तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा तत्व जो केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो स्कैंडियम है। ये आप नोट करके लिख लो, आपके एग्जाम में आ सकता है। एकमात्र तत्व जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो कौन है? स्कैंडियम है। वो कौन है? स्कैंडियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो आप बोलोगे सर Mn के पास है सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे सबसे ज्यादा 5 है। नो, इसके पास तो 6 है। इसके पास कितने हैं? 6 हैं। तो सबसे ज्यादा इधर भी है ना, सबसे ज्यादा इधर है ना। 5 और 1 कितने? 6। लेकिन इसके पास कितने हैं? 5 है ना। तो वैसे अगर ये तो अब्बात के अनुसार है, ये किसके अनुसार है? अब्बात के अनुसार। अगर अब्बात के अनुसार ना जाए तो इसके पास 4 होंगे ना, सबसे
कम सॉरी इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे अगर आप बात के अनुसार ना जाएं। आप बोलोगे हाँ सर, तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साधारणतः किसके पास होते हैं, Mn के पास होते हैं। तो Mn के पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। और ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2 से +7 तक होती है, क्योंकि 5 ये दान करेगा, लेकिन 5 से पहले 2 ये दान करना पड़ेंगे, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन है, Mn है। क्यों है, क्योंकि भैया इसके पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य अवस्था में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर आप देखो Zn जो है, देखो यहाँ पर पूर्ण पूरित है, Zn के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना, Zn के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि D जिसका आंशिक पूर्ण होता है वो आपका जो है ना संक्रमण तत्व होता है। अब D तो इसका पूर्ण पूरित है, D तो इसका पूर्ण पूरित है, तो ये आंशिक तो भरा ही नहीं है, इसलिए Zn को जो है ना संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे, तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन बातों को आपको याद रखना है। ये आगे आपको जो क्वेश्चन करेंगे ना उनमें आपको हेल्प करेंगे ये बातें, ठीक है ना। चलो तो आपकी पहली श्रेणी होती है कंप्लीट। अब हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। यहाँ से आप डाल सकते हो द्वितीय संक्रमण श्रेणी, आप 4D श्रेणी, तो इसमें लिख सकते हो यह श्रेणी इट्रियम, ठीक है, Z39 से प्रारंभ होकर, ठीक है, कैडमियम Z48 पर समाप्त होती है। इसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जो है ना 4D में प्रवेश करता है, इसलिए इसको 4D श्रेणी कहती है। बढ़िया है, इतना आप लिख लो। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो बेटा इसको हम क्रिप्टॉन के साथ भरेंगे। कौन सी गैस के साथ भरेंगे बेटा, क्रिप्टॉन के साथ भरेंगे। और क्रिप्टॉन में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं आपको पता है, 36 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, ठीक है ना। चलो फिर आपका क्या भरा जाता है, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि भाई इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D। तो देखो जब D को आप 4 पे भर रहे हो तो इसके एक बात क्या भरोगे, S भरोगे, एक बात क्या भरोगे, S भरोगे, मतलब S को आप 5 पे भरोगे, है ना। तो 4D 1 से 10 और 5S 1 से 2 होता है, ठीक है ना, होता है। तो ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब आगे बेटा कुछ बातें हैं आपके लिए, ठीक है। देखो ये तत्व यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके नाम आपको बेटा याद रखना है, और विशेषली कौन से तत्वों के नाम याद रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो भाई इसका, देखो आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ, इनको आप अपनी बुक में मिलाना। इसका नाम है इट्रियम, क्या है, इट्रियम। इसका नाम है जर्कोनियम, इसका नाम है नियोबियम, इसका नाम है मॉलीब्लेडनम, इसका नाम है टेक्नीशियम, ठीक है, इसका नाम है रुथेनियम, इसका नाम है रोडियम, क्या है, रोडियम, इसका नाम है पैलेडियम। ये तो आप इसको भैया इसको ना आप स्टार पॉइंट बना लो, स्टार पॉइंट बना लो, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 3 तत्व हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये 3 तत्व, इनको तो आप स्टार लाइन बना के रख लो, इनको याद रखना। इधर से पहला तत्व याद रखना और ये 3 तत्व याद रखना, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। चलो तो है ना, तो पैलेडियम है, ये क्या है, पैलेडियम, ये क्या है, रोडियम है, ये पैलेडियम, ये सिल्वर है चांदी, और ये कैडमियम सीरी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो इनके नाम मैंने बोल दिए, ये संकेत मैंने यहाँ लिख दिए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूँ। तो ये कौन सी गैस के साथ भरा था बेटा, क्रिप्टॉन के साथ। तो देखो यहाँ इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 39 है, तो ये मैंने भर दिया क्रिप्टॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, 36, थोड़ी सी जगह छोड़ना, 5s2, 36 और 2 कितने हो गए, 38, है ना। 36 और 2 कितने हो गए, 36 और 2 कितने हो गए, 38 हो गए। हमें कितने भरने, 39, तो 3D में कितना भराएगा, 1 भराएगा, ठीक है। तो जहां अब्बाद लगे वहां अब्बाद लगा देना, बाकी इसमें बदलते जाओ आप, ठीक है। इसका कितना होगा, 40 होगा, तो ये आपका क्रिप्टॉन, ठीक है, 3D2 और 5s2, है ना, ऐसे ही भराएगा, ठीक है, भराएगा कि नहीं। अब यहाँ देखो आप, ये लिखा हमने क्रिप्टॉन और 3D3 5s2, है ना, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। यहाँ देखो आपका क्रिप्टॉन और नो ये 3 क्यों भर रहा हूँ भाई, गलती हो रही है, 3 क्यों भर रहा हूँ, 4 भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, 4, क्योंकि यहाँ देखो ना 4D 1 से 10, ये गलती हो रही थी, ठीक है ना। चलो तो ये आपका 4D4 और 5s2। अब यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन देने से ये अर्धपूरित हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ अब बाद लगेगा, तो यहाँ 5 भराएंगे और इसमें 1 भराएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे करके बेटा आप यहाँ तक भरना, और यहाँ तक आप जब भरोगे तो आपको देखोगे कि जो CD है वो आपका पूर्ण पूरित आएगा। ये आपको करना है काम बेटा, ये जो बचा हुआ काम है वो आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर लोगे, है ना। जहां अब्बाद लगे वहां अब्बाद लगा देना। यहाँ जो ये जो सिल्वर है इस पर अब्बाद लगेगा, किस पर लगेगा अब्बाद,
ये जो सिल्वर है इस पर अब बाद लगेगा और यहाँ किस पर लग गया है, मॉलिब्डेनम पर लग गया है, ठीक है ना। तो आप इनको भरना और इन तत्वों को, इनके परमाणु क्रमांक भी याद रखना और इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना, बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका कर लोगे, 3D कंप्लीट कर लोगे, सॉरी 4D हो गई ना। ऐसे ही आपको बेटा 5D करना है, ठीक है ना। चलो डाल दीजिए आप बेटा तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, ठीक है ना। तो इसमें जो भी 10 तत्व हैं, तो यह श्रेणी लेंथिनम La57 से प्रारंभ होकर, ठीक है, मरकरी Z80 पर समाप्त होती है। इसमें 1 से जो 10 तक इलेक्ट्रॉन है वो 5D में जाते हैं, इसलिए इसको 5D श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। बट इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, उसमें कुछ ट्विस्ट है बेटा, उस ट्विस्ट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसका किसका ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ किसके ट्विस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ बेटा जो है ना तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसके ट्विस्ट की, ठीक है ना। तो बेटा जो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, देखो ये भराएगा बेटा जिनोन गैस के साथ, किस गैस के साथ भराएगा, जिनोन गैस के साथ, ठीक है। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका जिनोन, और देखो 5D है ना, तो 5D 1 से 10, 5D 1 से 10, और इसके बाद जो है ना आपका जो है ना 6S 1 से 2 होता है, ठीक है ना। ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। लेकिन आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को, आपको क्या याद रखना है, देखो आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि जो आपका La57 है, कौन सा तत्व है, लेंथिनम। ये जो तत्व है इसका नाम क्या है बेटा, लेंथिनम है, ध्यान रखना लेंथिनम। मैंने आपको कल बताया था इस लेंथिनम के बाद जो 14 तत्व आते हैं उन्हें लेंथेनाइड तत्व कहते हैं ना। तो लेंथिनम जो है ना के बाद जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनाइड है, वो लेंथेनाइड F ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है, समझ रहे हो आप। लेंथिनम जो है वो F ब्लॉक का है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सॉरी मैं क्या बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया क्या, देखो मैंने बोला लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्व F ब्लॉक के हैं और फिर D में आ गए अपन। तो लेंथिनम के बाद F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। देखो लेंथिनम D ब्लॉक का है, इस बात को याद रखना, लेंथिनम जो है वो D ब्लॉक का है, लेकिन लेंथिनम के जो बाद आने वाले 14 तत्व हैं वो आपके F ब्लॉक के हैं। सीधी सी बात मैं आपसे कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि लेंथिनम के बाद F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। अब बोलोगे हाँ सर, अब बोलोगे हाँ सर, लेकिन यहाँ कौन सा F आएगा, देखो ये 6 है, ये 5 है, एक पहले आपका F आएगा तो यहाँ आ जाता है आपका 4F, क्या आ जाता है 4F 14। तो लेंथिनम के बाद आपका F स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब यहाँ आपका F भी भराएगा, क्या भराएगा, F भी भराएगा। तो ध्यान रखना इस बात, इस बात को याद रखना कि ये जो इसके बाद वाले जो तत्व हैं इनमें F आएगा, लेंथिनम में नहीं आएगा F। लेंथिनम के जो बाद वाले तत्व हैं उनमें F आएगा, लेकिन इनका जो F है एकदम फिक्स होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 5D में ही जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में ही जाएगा, इसलिए D ब्लॉक के हैं, लेकिन इनके बीच में F तो आ जाएगा, F में अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन इनका जो है वो आपका इसमें ही जाएगा, इसलिए D ब्लॉक के हैं, लेकिन आ तो जाएगा ना F, आ तो जाएगा ना F, हाँ तो वो बात आपको याद रखनी, ठीक है ना। तो चलो इधर सुनो आप, है ना। तो इसका जो 57 है ना, कितना है 57, इसको भरो, तो ये भर दिए जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, तो जिनोन में भैया आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 54 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, कितने भराते हैं 54, तो ये 54 भरा गए। थोड़ी सी जगह छोड़ दो, कौन सा S भराएगा, 6S भराएगा, ठीक है। तो 6S2, 54 2 56, कितने हो गए 56, आपको 57 भरने, तो 5D में कितना जाएगा, 1 हो गए 57, 54 और 2 56 और 1 57 उतने भरा गए। लेकिन यहां से ये जो 14 तत्व हटा देंगे तो ये फिर 72 से स्टार्ट होगा, तो अब जब 72 से स्टार्ट कर दोगे तो इनमें आपका ये आ जाएगा, इनमें आपका ये आ जाएगा 4F। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फिर ऐसे होगा, देखो जिनोन 54 और इसमें जो 4F है इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, क्योंकि इसमें F स्टार्ट हो गया तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आपका जो 5D है उसमें इसमें 1 भरा, तो इसमें आप कितने भरोगे, 2 भरोगे। फिर आपका 6S2 आप गिन लो, 54 और 2 56 और 57 58 और 58 और 14 देखो 72। अब
ध्यान रखना, इसमें डी स्टार्ट, सॉरी यार क्या ही दिक्कत है यार, मैं क्या ही बताऊं, एफ है ये बेटा, क्या है, एफ है, गलती हो गई थी, ये क्या है, एफ है, ठीक है, एफ स्टार्ट हुआ ना तो एफ है इधर, है ना, गलती हो गई थी थोड़ी, ठीक है। तो देखो ये हो गए 72, अब यहाँ से एफ स्टार्ट हो गया तो एफ यहाँ फिक्स रहेगा, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी बदलेगा आपका, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर आपका 73 होगा, है ना, 73 होगा तो आप लिख लेना, ठीक है, इसके लिए जेड कितना है, 73 है, ठीक है ना, कितना है, 73। तो ये आपका 4F14 फिक्स रहेगा और 5D में कितने जाएंगे, 3 और ये 6S2, ठीक है। ऐसे ही आप चलाते रहना, ये जिनॉन है आपका, ये ना, ये आपका जेड इसके लिए कितना है, 74 है ना, क्या है, 74। तो 4F14 ये फिक्स रहेगा, 5D4 आना चाहिए, है ना, और 6S2, बट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देने से अब बाद लगेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम कितने भरेंगे, 5, और यहाँ भरेंगे अपन 1। तो ऐसे करके आप चलाते रहना। इसमें आपका प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ये स्टार पॉइंट डाल लेना, ठीक है। और मरकरी का जो डी है वो फुल भरा होगा, ठीक है, मरकरी का जो डी है वो फुल भरा होगा। ऐसी ही कंडीशन आपकी बनने वाली है, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, ठीक है। चलो अब मेरी यहाँ पर बात सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये वाला याद रखना कि लेंथिनम कौन से ब्लॉक का तत्व है, इस बात को याद रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा। लेंथिनम कौन से ब्लॉक का है, तो आप बोलोगे सर डी ब्लॉक का है। किस, कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। लेंथिनम के बाद आने वाले एफ होते हैं, लेंथिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के हैं, और फिर डी स्टार्ट हो गए, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। चलो तो ये आपकी लास्ट श्रेणी और बची है जिसका नाम है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या फिर इनको क्या बोल देते हैं बेटा अपन, जो है ना 6D श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब जो है ना हमारी कौन सी श्रेणी आ गई है, हमारी जो है ना 4D श्रेणी, सॉरी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D आ गई है। तो आपको पता ही है ये एक्टिनियम से प्रारंभ होती है और कॉपरनिकम Cn पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन जो है ना 6D में प्रवेश करता है, इसलिए इसको 6D श्रेणी कहते हैं। लेकिन इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा ये Rn रेडॉन के साथ भराएगा, Rn जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है, 6D 1 से 10 और 7S 1 से 2। लेकिन आपको पता है बेटा जो एक्टिनियम जो Z89 है, इसके बाद जो 14 तत्व है वो एफ ब्लॉक किए जाते हैं, मतलब इसके बाद से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखो एक्टिनियम का तो यही होगा, लेकिन उसके बाद जो आप भरोगे उसमें 5F जुड़ जाएगा, 5F14 जो है ना जुड़ जाएगा, जैसे उसमें 4F जुड़ा था इसमें 5F जुड़ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आपसे पेपर में ये पूछा जाता है एक्टिनियम कौन से ब्लॉक का है, तो आप बोल देना एक्टिनियम कौन से ब्लॉक का है, तो आप बोल देना डी ब्लॉक का। एक्टिनियम डी ब्लॉक का है। अब देखो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए, RF रदरफोर्डियम, है ना, फिर आता है DB, है ना, ड्यूबनियम, फिर आता है आपका SG सीवोर्जियम, क्या होता है, सीवोर्जियम, ठीक है, फिर BH बोहरियम, HS हैसियम, MT मेटरनियम, DS डरमेस टोरेंडियम, है ना, डरमेस टोरेंडियम, ठीक है, डरमेस टोरेंडियम। RG होता है रोंटेजेनियम और CN होता है कॉपरनिकम। तो बेटा इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक तत्व याद रखना, केवल एक्टिनियम, बाकी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, केवल एक ही तत्व याद रखना आपका एक्टिनियम, और ज्यादा से ज्यादा याद रखना है तो अंतिम तत्व याद रख लेना, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको इनके थोड़े से नाम बता दिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या है, डरमेस्टोडियम, है ना, डरमेस्टोडियम, ठीक है। चलो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये आपका Rn आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Rn आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका 6D1 आएगा और ये आ जाएगा 7S2। देखो 89 इलेक्ट्रॉन भर गए, है ना, 86 और 2 88 और 1 89, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद आपका कौन स्टार्ट हो जाएगा, F स्टार्ट हो जाएगा, तो 5F आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये आपका Rn रहा, ठीक है, इसमें 5F14 जुड़ेगा, है ना, 6D2 भराएगा और 7S2, मतलब इसके बाद से आपका 5D स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इनको भर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको कंप्लीट कर ही सकते हो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या बोला, याद क्या रखना है, केवल एक्टिनियम याद रखना है, ठीक है ना। चलो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबके करके देखो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये बातें आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलो अब मैं बेटा कुछ इससे संबंधित जो हमने आज पढ़ा है इनसे संबंधित मैं कुछ आपको जो है ना क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके डायरेक्ट पेपर में छपेंगे, क्यों वाले क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को करिएगा बेटा, जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, जरूरी है ना।
तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है आप लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 4.3, बोला है ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं जो है ना पाई जाती, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। मतलब आपको ऐसे एक तत्व का नाम बताना है जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, और तो भाई उसका नाम है आपका स्कैंडियम। ठीक है, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। ठीक है, और इसमें एक नोट करके ये लाइन भी लिखो कि एक ऐसा एकमात्र ऐसा तत्व जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो आपका कौन है, स्कैंडियम। कौन है, स्कैंडियम ही है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन, देखो मैंने ये बता दिया आपको, समझा दिया ना, बिल्कुल है ना। चलो तो अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा 4.3 है, ये पाठ्यनिहित में है, और ये वाला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में, मतलब जो आपने 3D पढ़ी है ना, 4D 5D 6D पढ़ी है ना, पढ़ी है कि नहीं? हाँ, तो संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों? ठीक है ना, तो बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों? ठीक है, तो बताओ। तो संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में मैग्नीज बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कौन दर्शाता है बेटा? Mn, जो आपका मैग्नीज है Mn, है ना, जिसका जो Z है वो 25 है, केवल यही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है अधिक संख्या में। क्यों दर्शाता है? इसका कारण देखो, इसका कारण यह है कि जब 25 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो भैया ये AR आएगा। ठीक है, 3D कितना आएगा, 5 आएगा, और 4s2 आएगा, है ना। तो इसके पास सबसे अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो D है, क्या है, D है ना, क्या है, D है। D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5, कितने भरेंगे, 5। ठीक है ना, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ही ये परिवर्तनीय सबसे बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये इसका कारण है, और ये इसका आंसर है। बस आपको ये समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना, चलो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। चलो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन बेटा ये है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिकम को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों? तो देखो हमने जिंक को देखा, कैडमियम को देखा, मरकरी को देखा, कॉपरनिकम को देखा ना, बिल्कुल। तो हमने इनको जब हमने इनको देखा तो इनका जो N-1 D था वो पूर्ण पूरित था, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन थे। जिंक का जो D था उसमें भी 10 थे, कॉपरनिकम का था, कैडमियम का था, मरकरी का था, सबका जो D जो है वो आपका पूर्ण पूरित होता है। और तो और ये दोनों अवस्थाओं में पूर्ण होता है। दोनों अवस्था मतलब मूल अवस्था में, कौन सी अवस्था में, मूल अवस्था में। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों में पूर्ण होता है। सर मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था से नहीं मतलब समझे, ठीक है ना। देखो अब मैं समझाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। जैसे ये Zn है, ये आपका Zn 30 होता है, ये अभी मूल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, मूल अवस्था में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये आर्गन है, क्या है, आर्गन। ठीक है, और ये होता है 3D10 और ये 4s2। अभी देखो ये मूल अवस्था में है, जो Zn है अभी मूल अवस्था में है, और इसका देखो D अभी पूर्ण पूरित है पूर्ण पूरित। लेकिन आपको पता है जो Zn है वो आपका 2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कितने प्लस, 2+। और जब 2+ करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2। तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो ये आपका क्या बचेगा, Ar और 3D10। देखो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है और ये इसकी मूल अवस्था है। तो जो मूल अवस्था है और ऑक्सीकरण अवस्था है, दोनों में ही तो D पूरा है। बताओ, दोनों में नहीं भरा पूरा, देखो इसमें भी D पूरा भरा, इसमें भी पूरा भरा। तो दोनों अवस्थाओं में जो है ना D पूर्ण पूरित होता है। अब D पूर्ण पूरित है, और जिसका D पूर्ण पूरित होता है वो संक्रमण तत्व होते ही नहीं है, वो संक्रमण तत्व होते ही नहीं है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इसका आंसर लिखा है, आप देख लो। ठीक है, चलो अब भैया अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम जो Z21 है एक संक्रमण तत्व है, परंतु जो Z30 है वो संक्रमण तत्व नहीं है। यार क्या ही बात है, जो स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक, स्कैंडियम की जो मूल अवस्था है इसका जो 3D कक्षक है वो अपूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। जबकि जिंक परमाणु की मूल अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में इसका 3D पूर्ण पूरित होता है। देखो अभी यही तो बता रहा हूं, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ठीक है ना,
तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना। चलो 5वां क्वेश्चन है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भारित डी कक्षक है। पूर्ण भारित डी कक्षक है मतलब 4d10 है। क्वेश्चन आप देख लो 4.1 है पार्ट नेट में। तो सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भारित डी कक्षक 4d10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये संक्रमण तत्व नहीं है? मतलब जो आपका सिल्वर है इसमें डी पूरा भरा है, जो डी है वो पूर्ण पूरित है, फिर भी आप इसको क्या कह रहे हो? फिर भी आप इसको क्या कह रहे हो? फिर भी आप इसको संक्रमण तत्व कह रहे हो। इसे क्यों कह रहे हो? तो सुनो, सिल्वर किसकी बात हो रही है? सिल्वर की बात हो रही है, एजी की बात हो रही है। एजी के लिए जेड कितना है? आप बोलोगे सर 47 है। बोलो है कि नहीं? एजी के लिए जेड 47 है। 47 है मतलब आपका 4d में है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो ये क्रिप्टॉन में भराते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रिप्टॉन भर दिया और 4d10 भर दिया और जो है ना 5s1, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। बोलो यही है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर है। देखो ये इसकी मूल अवस्था है, मूल अवस्था है। लेकिन मेरे डियर साथियों, मेरे प्यारे से साथियों, जो सिल्वर है वो 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, 1+ और 2+। 1+ और कौन सी दर्शाता है? 2+। तो 1+ में 1 इलेक्ट्रॉन दान होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका ये आ जाएगा 4d10 5s1, सॉरी 5s0, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दान करना कर दिया। तो इसका जो सिल्वर है, ये ऑक्सीकरण अवस्था जो 1+ है, इसमें भी इसका डी पूर्ण पूरित है। लेकिन अगर हम बात करें 2+ की, तो जब ये 2+ दान करेगा, 2+ दर्शाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे। तो 1 इसका जाएगा और 1 इसका जाएगा। तो जैसे ही 1 इसका जाएगा और 1 इसका जाएगा, तो 4d में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो बताओ ये अपूर्ण हो जाएगा कि नहीं? 4d में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब ये अपूर्ण हो जाएगा। और अगर ये अपूर्ण हो गया तो संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्व है। तो ध्यान रखना, सिल्वर की मूल अवस्था और 1+ अवस्था में तो डी पूर्ण पूरित होता है, लेकिन जैसे ही इसकी 2+ अवस्था आती है तो डी आंशिक पूर्ण हो जाता है, और इसी आंशिक पूर्ण होने के कारण इसको संक्रमण तत्व माना जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ये जो थ्योरी दिख रही है इसके ऊपर लिख दो तो सोने में सुहागा मिल जाएगा भैया। आप थ्योरी को पढ़ो, शब्दों को पढ़ो, इनको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस थ्योरी के ऊपर लिख दो तो मजा ही यार आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे आज जो पढ़ा हमने उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी के आप आगे देखेंगे और आगे आपको समझाएंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आपको बाहर नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। चलो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना बेटा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।